जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वजूद में आई, तब से अगर हम देखेंगे तो जोन अच्छबल एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। We have grievances regarding the infrastructure that is lacking in our schools. चाहे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला है या स्पोर्ट्स का मसला है, तो बहुत हद तक ये मसला हल हुआ है। हम जितने भी स्कूल यहाँ पे हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे हुई है कि किसी भी स्कूल में हमें जो है स्टाफ की कमी महसूस नहीं होती। दपान यथ रेशवारी अंदर छिकत्या लाल तय गौहर। दपान यथ रेशवारी अंदर छिकत्या लाल तय गौहर। वथ्यू बदलियो पनुन तकदीर करो तमीर नो कश्मीर। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की नजाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए करते हैं अपने सवालातों का सफर फिर से शुरू और जानते हैं क्या कुछ मसलो मसाइल है यहाँ के लोगों के। तस्खीर आसमां के इरादे बजा मगर पहले ज़मीन को मरकज़ अमनो अमा बना। तो मैं कुछ बातें कहूँगा ड्रग एडिक्शन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि स्कूलों में हमारी जो नौजवान नस्ल है, तो उनके लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक लाजमी ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पता ना हो कि ड्रग्स जो है ये इससे कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या होता है इससे, और ये अपने दीन में मजहब में भी कितना गलत काम समझा जाता है, तब तक मेरे ख्याल में जब तक उसकी समझ में नहीं आया तब तक ये, और ये सिर्फ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करिकुलम जो है वो कर सकता है। ये नहीं कि आप जो ड्रग ले रहा है कि आप उसको टारगेट करें, आप उसको समाज में ये कहे कि ये ड्रग कर रहा है, इसको दफा करो, इसको मारो, इसको ये करो। नहीं, मेरी गुजारिश रहेगी अपने नौजवानों से, मेरी बहनों से, मेरे जो अपने जितने भी लोग हैं, मेरी गुजारिश रहेगी उनसे, अगर आपके मोहल्ले में, आपके जिले में, आपके घर में कोई ये ड्रग ले रहा है, उसको अच्छी तरह समझाना है। चाहे वो आपके हमसाया का लड़का हो, चाहे वो आपका दोस्त का रिश्तेदार का लड़का हो, उसके लिए ड्रग एडिक्शन सेंटर्स है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, उसको अवेयरनेस करना है, उसको ये ना काउंसलिंग करनी है, उसको लेना है, उसको इलाज देना है, उसको समाज में इज्जत देना है। हमें उसको जो ले रहा है उसके खिलाफ हमें नहीं जाना है, उसको हमें काउंसलिंग करनी है, उसको समझाना है, उसको हमें आवाज देना है, क्योंकि वो बीमार होता है। जैसे कोई भी बीमारी होती है इंसान की, ये एक बीमारी होती है उसकी, तो उसको हमें आवाज देना है। उसके लिए दवाई है, उसके लिए काउंसलिंग है, उसके लिए उसको प्यार से समझाना है, उसके लिए उसको हिम्मत देना है। और जो ये बेच रहा है उसके लिए कोई प्यार नहीं होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल जैसे आपको दीन में कहा गया है, किसी भी मजहब में ये इजाजत नहीं है कि आप किसी भी जगह पे कोई नासुर पैदा करें। दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें पता लग जाए कि ये जो ड्रग इसको कर्ब करना है तो ये कैसे होगा। तो स्कूल जो होता है, स्कूल एक ट्रांसमिशन होता है। स्कूल में पूरे गाँव के बच्चे होते हैं। अगर टीचर में ऐसी कैपेसिटी होगी, क्योंकि आज का टीचर वो तो पहले वाला टीचर है ही नहीं कि वो उसको पढ़ाता रहेगा, क्योंकि आज तो बच्चा नेट से भी पढ़ सकता है। आज का टीचर वो एक गाइड होना चाहिए, उसमें वो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि वो उस बच्चे को उस डगर पर ला सके। अगर उसमें कुछ बुराइयां पैदा हो गई या किसी सोसाइटी से वो आ जाता है तो वहाँ कुछ ऐसे बुराइयाँ पैदा हुई है, तो हम इसको कैसे कुछ वहाँ से पीछे ला सकते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसको उसमें वो तो एक बच्चे को स्ट्रेस फ्री करना है, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी बच्चे से लेकर बाप तक, यानी सारी जो हम देखते हैं, क्योंकि घरों में जब हम देखते हैं तो घरों में बाप भी फ़ोन के साथ लगा होता है, बच्चा भी फ़ोन के साथ लगा होता है, माँ भी फ़ोन के साथ लगी होती है। तो हर कोई बंदा उसके पास उसके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन होता है, पता नहीं वो क्या क्या देख पाता है, क्योंकि वहाँ से जो वहाँ तो ये जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ है तो उनको पैसा चाहिए, उनको क्या पता है कि बच्चा किस साइड में जा सकता है। तो इस चीज़ को वो यानी उस चीज़ पर वो यानी कदगन लगाने के लिए, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बच्चा जो स्कूल में आता है उसको पहले देखना है। जैसा कि सब लोगों ने बोला ड्रग 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 है, बच्चे लेते हैं, बड़े लेते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि इसके कॉज क्या है, ये होता कैसे है। जब एक बच्चे पे प्रेशर पड़ता है तो इसलिए वो ड्रग की तरफ अफेक्ट होता है, वो कहता है कि इससे अब सारा मसला हल होगा, लेकिन होता नहीं है, बल्कि उसका उल्टा सब पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी फैमिली, उसकी सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एज वेल उसकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है उसके असर। ये किसी ने नहीं बोला कि बच्चे की मर्जी क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। माँ बाप बोलते हैं आप मेडिकल लो, 11th में आए हो डॉक्टर बनना है, कोई नहीं बोलता कि आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई म्यूजिक गाना चाहता है, वो किसी ने बोला नहीं। इसलिए ये बड़ा काज है कि आजकल का जो यूथ है, स्पेशली जो कश्मीर के यूथ है, वो होते हैं ज़्यादातर इफेक्ट ड्रग की वजह से। और कश्मीर में इसलिए ज़्यादा ड्रग है क्योंकि जो बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग होती है वो करप्ट है, वरना वो यहाँ पे उगता नहीं है। जैसे कि ओपियम है, इंडिया वो लोकेशन है जो कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आता है। गोल्डन क्रिसेंट में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और जो गोल्डन ट्रायंगल है उसके बीच में आता है वियतनाम, बर्मा और थाईलैंड। इन्हीं देशों से आता है ये ओपियम। और अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा 2019 में सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक 2.3 करोड़ पीपल्स जो कैनबीज यूज़ करते हैं, जिसको हम गांजा कहते हैं, और 2.9 करोड़ पीपल्स ओपियम यूज़ करते हैं। स्पेशली जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा रेट है इसके। ये पहले पंजाब में होता था, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, अब ये कश्मीर में है, फॉलोड बाय पंजाब। यहाँ पे जितने भी टीचर्स ने ड्रग्स के बारे में बोला, एजुकेशन के बारे में बोला, तो मेरा उनसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल है मेरा, कि जो ये ड्रग्स है, मतलब यहाँ पे मेरे भी ब्रदर खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला बच्चे भी प्रेशर पड़ता है तो वो चला गया ड्रग्स की तरफ। ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा आप, बच्चे भी प्रेशर पड़ा तो वो चला ड्रग्स की तरफ। किस बात का प्रेशर है? पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, किसी का इससे भी ज़्यादा प्रेशर है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, किसी का इससे भी ज़्यादा प्रेशर है, IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो बस ड्रग्स, इतना ही। मैं जब 9th क्लास में था, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं खुद ड्रग्स लेता था, बट मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे वो टबैको यूज़ करते थे। तो फिर टीचर हमारे स्कूल क्लास में आए तो बोलने लगे, सीधा खड़े होके बोलो कि किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, कौन टबैको लेता है, कौन क्या करता है। तो मेरे क्लास के भी 2-4 बच्चे खड़े हुए, तो उन्होंने एक बात कही हमारे सर से, सर हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होता है, हम नर्वस हो जाते हैं। दोस्तों के पास बैठ गए और दोस्त ने बोला ये ले लगा ले, इससे टेंशन कम हो जाएगा। तो ये बच्चा जो है जिसका टेंशन है दिमाग में, इसके घर में माँ बाप नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मुझे अभी गर्मी लग रही है, जून का महीना है, मुझे प्यास लगी है, तो मैं क्या करूँगा, सामने मेरे नहर यहाँ पे, मैं जाऊँगा, कूद जाऊँगा इसमें। तो मुझे अपनी प्यास कैसे बुझानी है? पानी से। तो कब बुझेगी? जब वो अवेलेबल होगा मेरे पास। इज़ दैट राइट? तो वैसे ही जब ड्रग होगा ही नहीं यहाँ पे, जब चरस उगेगा नहीं, गांजा उगेगा नहीं, तो कोई बच्चा फिर वहाँ उसकी तरफ जाएगा कैसे? वो अपना टेंशन कम करने के लिए ड्रग्स ले रहा है, लेकिन टेंशन कम करने के लिए अपने घर वालों के पास अप्रोच नहीं कर रहा है वो। तो मतलब वो ये देख रहा है कि मेरे घर वाले जो हैं वो ड्रग से भी ज़्यादा डेंजरस है, मैं अपनी प्रॉब्लम उनके पास शेयर नहीं कर सकता। हमारे जवानों के लिए एवेन्यूज फॉर स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हालांकि NEP 2020 में ऐसा प्रोविजन रखा गया है, लेकिन हर एक जगह लगभग हर एक स्कूल में तो ऐसे एवेन्यूज होने चाहिए कि वो देखें कि हमें बाकी, अगर हमें गवर्नमेंट मुलाजमत नहीं मिलती है तो बाकी जितने भी स्किल्स हैं वो हमें सीखनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ ये टीचर्स का ही काम नहीं है कि वो इस ड्रग एडिक्शन पर बोले, इसके लिए
सोसाइटी एज ए होल जिम्मेदार है, पेरेंट्स भी और सोसाइटी भी, यहाँ के इमाम साहब भी, औकाफ कमेटियाँ भी, महिला कमेटियाँ भी, उनको भी अपना रोल अदा करना है। तो ताकि ये समाज जो है, ताकि ये समाज में ये लत जो है ड्रग्स की पड़ी है, इससे ये समाज जो है वो साफ पाक हो जाए। मेरी रूबरू टीम से गुजारिश रहेगी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मौजूदा सरकार जो अभी चल रही है यूटी गवर्नमेंट में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अगर हमने आज से 3 साल पहले कहा कि ज़िला अनंतनाग में ड्रग डिएडिक्शन सेंटर अलग होना चाहिए, एक बहुत बड़ा ड्रग डिएडिक्शन सेंटर, कहाँ पे? अभी जीएमसी में थोड़ा है, सिर्फ प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सिर्फ पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए हमें ऐसा चीज़ बनाना है जहाँ पे कोई इंसान ठीक हो जाए कुछ महीनों में। ये नहीं जैसे बाहर है, जैसे आपको देखने में मिल रहा है कि हिस्ट्री में पंजाब एक बहुत बड़ा ड्रग का मतलब ये गढ़ माना जाता था, आज वहाँ पे भी चेंज आ रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए टेररिज्म, सबसे बड़ा टेररिज्म जो है वो नार्को टेररिज्म है। इस पर सख्त कानून बनाया जाए। और मेरी नौजवानों से अपील है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे फ्यूचर है, यही हमारे मुस्तकबिल है, हमारे देश के, हमारे जम्मू कश्मीर के। इसमें इनका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि यही लोग ये घरों में भी बैठते हैं, ये बरादरी में भी बैठते हैं, और ख़ासकर यहाँ पे सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी अभी कमी है। आपको अगर देखने में मिल रहा है कि अगर आप गांव-गांव जाएंगे सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे इस NEP 2020 में एक प्रोविजन है हेल्थ एंड वेलबींग। तो हेल्थ एंड वेलबींग के तौर हमें हमारे डिपार्टमेंट ने जो एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारा कुछ उसमें काम किया है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि यानी एजुकेशन से पहले गर्ल्स की हेल्थ, तो उस पर उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है। क्योंकि यहाँ पर उतना टाइम है ही नहीं कि मैं एक एक बात को ले जाऊँ कि कितना यानी आज किस पॉइंट पर आज एजुकेशन डिपार्टमेंट आया है। तो एक चीज़ है यही कि एक बच्चे को स्ट्रेस फ्री करना है, क्योंकि आज की सोसाइटी है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, यानी उनको दिमाग करता है ये नहीं कि मैं क्या करूँ, वो डिस्टर्ब्ड है। तो एक साइड से अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी साइड से महंगाई, तीसरी से और कोई मसला है। तो जो बच्चा आता है उसको पहले खुश रखना है हमें स्कूल में, उसको सिक्योर करना है, उसकी सेफ्टी देखनी है और स्कूल देखना है कि स्कूल में उसके लिए हम क्या करते हैं। तो हमने IAC प्रोग्राम बहुत सारे किए हैं ब्रॉड लेवल पर, तो फिर वो इतना बढ़ गया कि फिर उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारा सारा वक्त उसी में गया। लेकिन जब उसका तो रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट तो आया ही नहीं कुछ, बस फोटोग्राफी आई तो और कुछ नहीं आया। तो हमें फोकस करना है बच्चे को सोसाइटी से ही, यानी स्कूल से ही। स्कूल में अगर इनकलाब आ गया, क्योंकि यही बच्चे सारे घरों में शाम को जाते हैं, तो स्कूल में जो उस्ताद का होता है, उस्ताद की गाइडेंस होती है, उस्ताद की बात होती है, वो एक बच्चे पर मौसर रहती है। वो टीचर का मानता है वालिदैन से पहले, जो वो उसको चाहे कम से कम खुलूस होना चाहिए। ये नशो कोर चूर जवानन को सूर, अड़ करान चिट अड़ करान चूर, क्या बन जमानस बेअकल इंसानस, गड़सन पानस अदसन जहानस, तब ही ये नयम चे तब ही वबही ये नयम चे वबही, तब ही ये नयम चे तब ही वबही ये नयम चे वबही। जवानी तबाह जो जवानों की होती है, घर पे जो बैठी वो माँ भी तो रोती है, लड़का जो बैठा है नशों में चूर, बाप के प्यार से बैठा जो दूर, फिरता जो दर बदर बनता आवारा है, वो भी तो माँ के सपनों का तारा है, करता है गलती पर बाप का प्यारा है, दोनों के बूढ़ेपन का वो सहारा, मिलता क्या करने से रहते हैं मस्त, इन जानों की कीमत क्या इतनी एहसास, वो माँ का बोलापन, बाप का प्यार, झूठे से दोस्त और सच्चे से यार, ये गलती ना होती मैं होता ठीक, हुई जब देर तब मिली ये सीख, सब कुछ था पास में समझ न पाया था, सही क्या गलत किस रास्ते पे आया था, कोई ना सोच ना कोई है गम, माँ की रोती जो आंखें है नम, बाप की मेहनत और उसका वो खून, क्या मिलता है उसको पी के सुकून, थोड़ी सी सोच अब करनी है चेंज, जिंदगी थोड़ी अब करनी अरेंज, नस्लें सारी जो हुई बर्बाद, से नो टू ड्रग्स अब रखना है याद, नस्लें सारी जो हुई बर्बाद, से नो टू ड्रग्स अब रखना है याद, ना दवा ना दुआ ये मर्ज है बिना शिफा। तो जैसे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात हो रही है, तो सब ने बोला कि एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी इसमें कि इतना काफ़ी नहीं है। तो जैसे कि
हर किसी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो अपनी फैमिली से होती है। तो अगर हम आज से ही मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो के अगर हम उसको अपने दीन की तरफ दावत देंगे, तो जैसे नमाज की तरफ दावत देंगे, कुरान की तरफ दावत देंगे, तो हमारा दीन, हमारा जो रिलीजन है वो वाहिद ऐसा रिलीजन है जो हर बुराई से हमें दूर रखता है। तो ड्रग एडिक्शन की बात ही नहीं आएगी, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है जो हमें गंदगी से बचाती है। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। और एक बात और है, जैसे हमारे रूरल एरियाज़ है जो गवर्नमेंट है वो बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, बहुत सारी स्कीम्स होती है जो यूथ्स के लिए होती है, लेकिन बदकिस्मती से ये ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो मेरी ये अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि ये हर किसी गाँव में अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो हमारे बेरोज़गार लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो जाने कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या करती है। यहाँ पे बात मंशियात की हुई, एजुकेशन सेक्टर को लेके हुई, और अब अगर हम देखेंगे तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट में कितनी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। Regarding women empowerment, I can say women empowerment means giving right to the women to take their decisions, to be independent and to live in the society with dignity. तो अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी तो आई थिंक वी आर गेटिंग, यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स है वी आर गेटिंग इक्वल राइट्स, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, वी आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड ऑल द लवली लेडीज़ प्रेजेंट हेयर कि ट्राई टू हैव फेथ ऑन योर सेल्व्स, बिकॉज सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट वो तभी हम अचीव कर सकते हैं when we have a strong belief on ourselves that we have much potential to face every sort of जो difficulties है, every sort of situation जो है हम face कर सकते हैं when we have faith on our strength and when we have faith on our strength हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो भी रहा है, बिकॉज ऑल वेमेन जो है, मैं ये कहूँगी एवरी वेमेन इज़ वुमन जो है, दैट्स शी इज़ एवरी वुमन इज़ नॉट एजुकेटेड। तो जो हम डिफरेंस ला सकते हैं इन द सोसाइटी रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द वुमेन, वो हम ला सकते हैं ओनली व्हेन द वुमन इज़ एजुकेटेड। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, अगर हम देखेंगे पिछले ज़माने में और अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले ज़माने की औरतों को और आज कल की ज़माने की औरतों को, तो काफ़ी हद तक जो वुमेन है वो एम्पावर हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वुमेन जो है वो शाना बशाना मर्दों के काम करती है। एक तो वो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा, बच्चों को पालना, घर संभालना और ऊपर से अपनी ड्यूटी पूरी करना, क्योंकि ये किसी एक फ्रीडम फाइटर से काम नहीं है। इतना कुछ मतलब वो मेंटल प्रेशर झेलती है, वो फिज़िकल प्रेशर झेलती है, लेकिन तब भी वो मर्दों के शाना बशाना काम करती है। उसके ऑफिस में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि मुझे काम था, ये था, वो था। वो जो मर्द काम करता है, अगर आप देखेंगे आज जो यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ़ीमेल्स ही ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू मैन। क्योंकि जो आजकल की औरतें हैं वो हर किसी फील्ड में, अगर हम देखेंगे हेल्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, क्योंकि जो औरतें हैं उनमें कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं या कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो वो सिर्फ अपनी जो होती है, जो लेडी डॉक्टर होती है, सिर्फ उसी को बता सकती है। तो यही अगर आप देखेंगे एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में कितनी फ़ीमेल टीचर्स हैं, ताकि जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद जाके अपनी फ़ीमेल टीचर्स को अगर हम जैसे हम सोशल वेलफेयर से हैं, हम सुपरवाइज़र्स हैं ICDS की, तो अगर हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम घर घर जाके हम देखते हैं कि औरतों का क्या हाल है। तो जितनी भी, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी औरतें घर में होती हैं कि वो हम ये कहेंगे कि यमछे बेचारे, वो बेचारियाँ नहीं होती है, वो काफ़ी हद तक, क्योंकि आजकल हर कोई बच्ची एजुकेटेड होती है, हर किसी ने BSc किया हुआ होता है, तो अनपढ़ औरतें ज़्यादा नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल की जो औरतें हैं वो काफ़ी हद तक एम्पावर्ड है। मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट इतनी, उस पर हम इतना गौर हमें फरमाना चाहिए कि जितना कि हमने अभी बात की ड्रग एडिक्शन पे,
तो हम पहले ही एक औरत उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो कहते हैं ना, टू एजुकेट अ मैन टू एजुकेट अ मैन, टू एजुकेट अ वुमेन टू एजुकेट अ जनरेशन। तो मुझे लगता है कि आजकल पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फादर होता है, वो जब तक एक बेटी की शादी नहीं होती है तब तक वो क्या करता है, वो अपनी सारी जितना भी कमाया हुआ होता है उसका, वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है बाद में जब अपनी उस बेटी की शादी हो जाती है, उसको क्या करते हैं कि जब मतलब उसका हस्बैंड होता है वो बोलता है कि आपको घर के काम करने हैं। लेकिन यही इंडिपेंडेंस इतनी ज़रूरी है, आपको घर का काम करना होता है। लेकिन यही बात है कि जब एक लड़के को मौका दिया जा रहा है कि आप ड्यूटी करो, आप बाहर के काम करो, क्यों ना लड़की क्यों ना करे, ये एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है वुमेन एम्पावरमेंट। और आजकल हम देख रहे हैं कितने कॉन्सिक्वेंसेस है, डिवोर्स कितने हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है लड़की के लिए। हम सबसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मतलब मैरिड वुमेन होती है, उसको हम मौका दे कि वो घर की भी काम करेगी, लेकिन बाहर उसको मौका दे कि उसको भी आगे बढ़ने का मौका दे। थैंक यू। मैंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे एक नज़म लिखी है, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। मेरी आशनाई की रौनक कहाँ है, उदासी दिल का सुकून कहाँ है, बेटे की आस में बेटे को मारा, वो बेटे की वफा जाने अब कहाँ है, नादान था मुझको न समझी थी पहलू में माजी वो साथ कहाँ है, पड़ा हूँ जालिम जहाँ में अकेला, वो मेरी आंखों की रौनक कहाँ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिना उनके वजूद तेरा भी कहा है। थैंक यू। अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारी जो लेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखती है, हर किसी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, वो हर किसी फील्ड में आगे आती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे कि आजकल के जो घर है, चैरिटी बिगनेस एट होम, तो हमें सब कुछ घर से ही स्टार्ट करना है। आजकल के दौर में भी अगर हम देखेंगे गर्ल चाइल्ड की जो फर्स्ट क्राई होती है, उसी के साथ उनके वालिदैन जो है उनका जो मूड होता है वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, तो हमें इनको जो सपोर्ट देना है गर्ल चाइल्ड को, तो वो घर से देना है। हाँ, ये सच है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है इनके साथ जब ये इन-लॉज़ के घर में जाती है। हाँ, हर किसी घर में नहीं, लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है कि किसी जगह पे एक लड़की है, उसके ससुराल वालों ने उन्हें मारा। लेकिन उसमें क्या है कि जो औरतें हैं वो सब्र कर लेती है, वो सहन कर लेती है। अगर उनके साथ एक बार वायलेंस हुई, वो सब्र करते हैं, तो जो बाकी सारे हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, वो बार बार करते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, एज ए गर्ल तो हमें खुद इसके लिए लड़ना होगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। हमें लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है, क्योंकि जो फ्यूचर है, फैमिलीज़ है, सब कुछ है, वो अगर हम देखेंगे 1/3 जो है वीमेन की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो हमें ही लड़ना है, हमें ही सब कुछ करना है। थैंक यू। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता है कि उनके पेरेंट्स जो है, इवन हमें भी हमारे बचपन में कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि वुमेन इज़ डिपेंडेंट ऑन मैन। पहले चाइल्डहुड में हमें ये बोला जाता है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर। आफ्टर मैरिज हमें ये ब्लेम लगाई जाती है दैट यू आर ब्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ योर हस्बैंड। एंड बाय द टाइम जब हमारी ओल्ड एज आती है, तब ये बोला जाता है दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ आवर सन। सो मैं गर्ल स्टूडेंट्स से पूछना चाहूँगी, या जो लवली लेडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, आर यू रेडी टू लिसन सच आई वुड से द डिस्करेजिंग कमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी? आप तैयार हो ये सब डिस्करेजिंग सेंटेंसेस सुनने के लिए? I would myself say no. Because in the modern society, women, we have proved our talent in various fields of our life. Whatsoever profession we are holding, whether a female is a doctor, she's an engineer, she's an entrepreneur, she's a leader, she has proved that she has the talent. She is capable of holding shouldering all those responsibilities that a man can. So my request to all the students, female students particularly, is to be strong enough, because you have the potential to face the storms, and the power to change your life lies in your hands.
नाजरीन, हमारी टीम ने आज दौरा किया था साउथ कश्मीर के अछबल इलाके का। यहाँ के लोगों से हमने बात की, चाहे बात एजुकेशन की हो, हेल्थ सेक्टर की हो, डेवलपमेंट की हो या हो मंशियात की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करे। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।